नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी को होली के इस पावन अवसर पर पूरे रिजल्ट गुरु टीम की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये पावन त्योहार अब बड़ी शांति से बड़ी सरलता से मनाओगे। कोई हुड़दंग नहीं करेगा, कोई अपने बड़ों को या फिर बच्चों को तंग नहीं करेगा और सभी को अपने बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसी इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आज की इस अपनी पावन क्लास को, अपनी शानदार क्लास को। आइएगा मेरे साथ। देखिए, पहला ही क्वेश्चन कितना शानदार है। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। चलेगा जी हाँ। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से एक सही वाक्य हमको पहचानना है। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा होगा? सही वाक्य अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, कोई भी अशुद्धि यहाँ पर विद्यमान नहीं है। मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ। आप सब गई थी। अच्छा, आज राम ने नया पोशाक पहना है। राजा अपने बल पर जीत गया। शुद्ध वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। देखना, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं। जरा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। लीजिए भाई, पेन का कलर हो गया है चेंज। जी हाँ। अच्छा देखिएगा, मैं तो यहां पर देखिए, यहाँ तो एक तो गलती यहीं पर है, तो का प्रयोग नहीं आएगा। अगर आप दर्शन का प्रयोग कर रहे हो तो देखिएगा, मैं तो आपके होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? आपके। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, इसका शुद्ध वाक्य ये होना चाहिए था, क्योंकि दर्शन क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अच्छा जी, आगे आएगा। आप सब गई थी। भाई देखो, क्या देखो, जरा गौर से देखना, क्या गई थी ठीक लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। आज राम ने नया पोशाक पहना है। हमको बताया गया है आज राम ने नया पोशाक। देखो, यहां पर आना चाहिए था आज राम ने नई पोशाक पहनी है का प्रयोग होना चाहिए था। किसका प्रयोग होना चाहिए था? पहनी है का। तो गलती यहां पर भी मिली, गलती यहां पर भी मिली। लेकिन विकल्प नंबर डी को जैसे ही देखते हैं, राजा अपने बल पर जीत गया। राजा अपने बल पर जीत गया। जैसे आपको जीतना है एग्जामिनर से, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा ना, हम सभी को उससे जीतना है, सभी को उससे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही है साहब, सभी का डी वालों बिल्कुल सही है। आगे आइएगा। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए रखी है जो कि आपको पढ़नी है। जैसे कि दिए गए वाक्यों में से व्याकरण। अच्छा देखो, यहाँ पर देखिएगा, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं, इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता था? मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। अच्छा, आप सब गई थी, ऐसा नहीं भाई, आप सब गई थी का प्रयोग होना चाहिए था। थी पर अंक की बिंदी आनी चाहिए थी। आज राम ने नया पोशाक पहना है, नहीं भाई, आज राम ने नया पोशाक पहनी है, नहीं भाई। देखो, यहाँ पर नया भी गलत है, नई का प्रयोग होना चाहिए था। आगे आएगा। सीधे चलते रहा जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, हरि का है आतंक। अब यहां पर बताना है, यहां पर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न जरूर है, लेकिन आपसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा। और होली के इस पावन अवसर पर आप पढ़ रहे हैं, मुझको इससे बात इस यही खुशी है कि होली के पावन अवसर पर आप पढ़ रहे हैं। आशा करता हूं कि होली का त्योहार सभी शांति से और बड़ों का आशीर्वाद लेकर मनाएंगे। चलिए देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में थोड़ा सा जानना। जहां पर एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है और प्रत्येक स्थान पर उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। उसके अर्थ कैसे होते हैं? उसके अर्थ होते हैं अलग अलग, याद रखिएगा। हाँ जी, उत्प्रेक्षाय प्रतीप है, श्लेष है। हाँ, सीधे चलते रहा जो, रहते सदा निशंक, जो करते थे विप्लव, हरि का है आतंक। सटीक तरीके से बताइए इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? हाँ जी भाई, मैं सभी के उत्तर देख रहा हूं, मैं सभी के उत्तर कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, सभी को उत्तर बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या। अरे वाह जी वाह। देखो, अभी भी कई सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी भी कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। देखिएगा, यहां पर जो सटीक उत्तर हो जाएगा, यहां पर जो सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा? देखो, इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर है ना, देखिएगा, उत्प्रेक्षा, जहां पर संभावना व्यक्त करी जाती है। क्या व्यक्त करी है? संभावना। जनु, जानो, मनु, मानो, ऐसे शब्द आते हैं। ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। किसका होता है? उपमा का उल्टा रूप होता है, याद रखिएगा। यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। यहां पर एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ कई सारे निकल जाते हैं, वहां पर श्लेष होता है। श्लेष अलंकार को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि अगर आपको कुछ कोई भी अलंकार महसूस नहीं हो रहा कि ना तो यहाँ पर यमक है, ना उत्प्रेक्षा है, ना प्रतीप है, श्लेष विकल्पों में 90% तक संभावना होती है कि अगर श्लेष विकल्पों में है ना, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, श्लेष कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो,
सीधे चलते रहा जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, हरि का है आतंक। अब यहाँ पर हरि शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। हरि भगवान को भी कहते हैं, हरि किसको कहते हैं, हरि एक जानवर को भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो उछल कूद करता है अर्थात बंदर। आगे आइएगा, चलिए। अच्छा देखो सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ सॉल्यूशन भी आपके लिए दिया है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार विद्यमान है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर यमक अलंकार भी, यमक अलंकार की परिभाषा दी है, आपको पढ़नी है। उत्प्रेक्षा की मैंने परिभाषा दी है, प्रतीप, इसको याद रखिएगा। देखो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना। अच्छा जी, यहां पर देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं उपमा अलंकार, ये दिख रहा है क्या पेन का कलर, ये पेन का कलर सभी को दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, एक बार कमेंट करके बताना। उपमा अलंकार मैंने लिखा, क्या लिखा, उपमा अलंकार। हम सभी जानते हैं उपमा अलंकार में तुलना करी जाती है, क्या करी जाती है, तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उपमा अलंकार है। एक और चीज के बारे में जानिएगा, उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार। जैसे मैंने एक पंक्ति लिखी आपके सामने, जरा गौर करना इस बात पर। मैंने एक पंक्ति आपके सामने मैंने लिखा है, राम का चेहरा या फिर राम का मुख चंद्रमा के, मैंने लिखा राम का मुख चंद्रमा के समान है। मैंने क्या लिखा, राम का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहां पर मैं किसकी तुलना कर रहा हूं, मैं राम के मुख की तुलना कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, चंद्रमा से कर रहा हूं। तो ये तो सामान्य बात हो गई, उपमा अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। लेकिन अगर मैं इस पंक्ति को ऐसे लिखता, मैं इस पंक्ति को ऐसे लिखता, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं इस पंक्ति को ऐसे लिखता कि चंद्रमा, चंद्रमा राम के मुख के समान है, अगर ये पंक्ति ऐसे लिखी जाती, याद रखिएगा। यहां पर चंद्रमा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो यहां पर उल्टी बात कह दी, यहां पर जो चंद्रमा है वह राम के मुख के समान है, याद रखिए, यहां पर चंद्रमा राम के मुख के समान है। तो हमेशा उल्टी बात के लिए, उल्टे या फिर विपरीत अर्थ के लिए, विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ के लिए कौन सा अलंकार प्रयोग किया जाता है, ये प्रतीप अलंकार प्रयोग किया जाता है, प्रतीप अलंकार, याद रखिएगा। कौन सा प्रयोग करते हैं हम, प्रतीप अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब सामान्यतः पंक्ति ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टी बात कह दी, प्रतीप हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, चलिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखो आज की जो क्लास होने वाली है ना, काफी डिटेल में कराने वाला हूं। ये उन बच्चों को बेनिफिट रहेगी जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं, और जो बच्चे जानते भी हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। होली पर हमको यही करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आगे आइएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आपको पहचानना है। राहुल ने केला खाया, राहुल ने क्या खाया, राहुल ने केला खाया। देखिएगा यहां पर ना मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। राहुल ने केला खाया, अगर आप किसी वाक्य में क्या जोड़कर देखते हो, अगर आप किसी वाक्य में क्या जोड़कर देखते हो और आपको उत्तर मिलता है, अगर आपको उत्तर मिलता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होना चाहिए सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होनी चाहिए, वहां पर होनी चाहिए सकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है साहब, जितनी भी स्वाभाविक क्रिया होती हैं, कौन सी क्रिया, जितनी भी स्वाभाविक क्रिया होती हैं सभी के सभी किस में आती हैं, अकर्मक में आती हैं। किस में आती हैं, अकर्मक में प्रयोग करेंगे। जैसे सूरज सुबह पूरब से निकलता है, सभी को पता है, और पूरब से निकलकर अस्त कहाँ होता है, अस्त होता है पश्चिम में, ये सभी को पता है, स्वाभाविक से क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया का काम है आकाश में उड़ना। अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं कहता हूं आपसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अगर कोई पत्ता गिरेगा, ये तो स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा रोता है, स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा सोता है, स्वाभाविक क्रिया है। हाँ जी। राधा दौड़ती है, हमको क्या पहचाना था, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया तो विकल्प नंबर ए में ही थी। अगर आप क्या जोड़कर देखोगे, राहुल क्या खाता है, गुरुजी केला खाता है। क्या खाता है, केला, सकर्मक कर्म विद्यमान है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अच्छा देखो यहाँ पर तो ये तो स्वाभाविक क्रिया है,
अगर बूंद बूंद डालोगे तो घड़ा भरेगा। कौन सी क्रिया हो जाएगी? देखो दौड़ना, यहाँ पर क्या जोड़कर देखो कुछ उत्तर मिला? नहीं मिला। सांप रेंगता है, सांप का काम है रेंगना। सभी के सभी स्वाभाविक क्रिया है, और जितनी भी स्वाभाविक क्रिया होती हैं किस में प्रयोग की करी जाती हैं? अकर्मक में प्रयोग करी जाती है। देखो इसका अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। अकर्मक मतलब जिस वाक्य में कर्म विद्यमान नहीं है, और सकर्मक जिस वाक्य में कर्म विद्यमान है। अच्छा जी, आगे आइएगा। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ सॉल्यूशन दिया है जो कि आपको पढ़ना है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये सॉल्यूशन, आगे आना है। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? स्टार लगाइएगा, इस प्रश्न पर स्टार लगाइएगा और उत्तर करने की कोशिश करेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। सभी के सभी बताएंगे किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सभी का ऑलमोस्ट सटीक उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताना, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताए। अच्छा जी, हाँ, मुखरनामा, चंपावत, चित्रधारा, पद्मावत। देखिए ये उनकी रचनाएं हैं, मतलब हमसे यही पूछा गया है कौन सी रचना उनके द्वारा नहीं लिखी है। अच्छा बिल्कुल, अब देखिएगा यहाँ पर अगर चित्रधारा की बात करी जाए तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नहीं लिखी है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है? याद रखिएगा विकल्प नंबर ए, बी और डी में विद्यमान है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, चित्रधारा किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक इस प्रश्न का उत्तर करो। देखो यहाँ पर मैंने हर एक जानकारी दे दी आपके लिए, हर एक जानकारी है, जैसे कि मुखरनामा, चंपावत और पद्मावत ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। जबकि चित्रधारा किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, याद रखिएगा किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ जानकारी मैंने दी है, उनकी अनेक रचनाओं के बारे में जानकारी दी है। पीडीएफ सभी को टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है, फ्री में मिल जाएगी। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में मैंने जानकारी दी है, एक बार पढ़ लेना। जैसे कामायनी। कामायनी क्या है? इस चीज को जरा याद रखिएगा। कामायनी एक महाकाव्य है। कैसा काव्य है? कामायनी है एक महाकाव्य। और महाकाव्य किसको कहते हैं? याद रखिएगा, महाकाव्य ऐसा होता है जिसमें 8 सर्ग विद्यमान हो। कितने सर्ग विद्यमान हो? कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, उसको महाकाव्य कहेंगे। अच्छा, और कामायनी जो है आपकी, इसमें 15 सर्ग विद्यमान है। कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग विद्यमान है। 1936 में इसका प्रकाशन होता है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किस रस का इसमें अधिकता से वर्णन किया गया है? कमेंट में बताइएगा, आगे आना है। नमक का दरोगा कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नमक का दरोगा। और काफी सरल भी प्रश्न हो सकता है। देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष बेनपुरी। अच्छा इस चीज के बारे में बताइएगा, इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को बताया प्रेमचंद। अगर आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोचा है आपने, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद जी को कहानियों का सरताज भी कहते हैं, या फिर कहानियों का जनक, या फिर सर्वाधिक कहानियां इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, याद रखिएगा। जैनेन्द्र कुमार, इनके द्वारा एक रचना लिखी गई है मुक्तिबोध। कौन सी लिखी गई है? मुक्तिबोध, याद रखिएगा। ये काफी फेमस रचना है जो कि पूछी जाती है। मुक्तिबोध नाम के कवि भी हुए हैं, याद रखिएगा। एक तो रचना इनकी ही है, मुक्तिबोध नामक एक रचना भी है, और एक कवि भी हुए हैं, याद रखिएगा। आगे आना है साहब, नमक का दरोगा के कथाकार कौन है साहब? प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर मैंने हर एक जानकारी आपके लिए दी है, आगे आना है। देखो इनकी कई प्रसिद्ध कहानियां भी हैं, जैसे बड़े घर की बेटी, रानी, सारंध्या, नमक का दरोगा, सौत, आभूषण, प्रायश्चित, कामना, मंदिर और मस्जिद। ये सभी इनकी फेमस कहानियां हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं। अच्छा, जैनेन्द्र कुमार के बारे में जानिएगा। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानियां निम्न प्रकार है। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि। अक्सर जो पूछी जाती है, ये पूछी जाती है जय संधि। जय संधि किसके द्वारा लिखी गई है? जय संधि लिखी गई है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा, याद रखिएगा। आगे आना है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करी जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, अरे यार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है 1961 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली बार कब दिए गए, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। अगर पूछा जाए आपसे पहली बार कब दिए गए, तो बताइएगा। पहली बार दिए गए थे 1965 से पहली बार देना प्रारंभ हुआ था। 1965 में पहले व्यक्ति कौन थे जिनको मिला था? याद रखिएगा, पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे आपके जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर
कुरूप जी को दिया गया था। इनकी भाषा का नाम क्या था? मलयालम। कौन सा था? मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया था। अच्छा, याद रखिएगा। उपहार राशि इसमें 11 लाख रुपए की मिलती है। कितने रुपए की? 11 लाख रुपए की इसमें उपहार राशि मिलती है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं और आगे आता हूँ। देखिए, पहली महिला पूछी जाती है। पहली महिला कौन सी है? पहली महिला कौन सी है? आशा पूर्णा देवी। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से इंपोर्टेंट होता है आपके लिए। एक तो स्टैटिक जीके के अंदर भी पूछा जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो हिंदी में भी पूछा जाएगा। आशा पूर्णा देवी 1976 में इनको दिया गया था। अच्छा, ये कौन सा दिया गया था? उर्वशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बता रहे हैं आप सभी को। देखो, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। अच्छा, मेरे द्वारा किसी कमेंट का अगर उत्तर ना दिया जाए ना तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूं। इस प्रश्न के बारे में बताइएगा, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका, जी हाँ बिल्कुल। देखो, इसको दिया गया था कौन सा पुरस्कार? इसको दिया गया था आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा दिया गया था? ज्ञानपीठ। भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप देख पाए। सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा है? सबसे बड़ा पुरस्कार है भारतीय साहित्य का। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना होती है, छाप कर रखिएगा, कब होती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होती है 1954 में, लेकिन 1955 से इसको पहली बार देना प्रारंभ किया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे साहब? माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की बात करें तो ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 4 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। कितने रुपए की? 4 लाख रुपए की। पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे राम विलास शर्मा। कौन से थे? राम विलास शर्मा जी को पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था। इनको माखनलाल चतुर्वेदी। देव पुरस्कार में भी कितनी राशि दी जाती है? याद रखिएगा, 4 लाख रुपए की राशि भी इसमें दी जाती है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे आना है, आगे चलिएगा। देखो, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ अलग प्रकार की जानकारी आपको दी है, ये आपको पढ़नी है। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचना यहाँ पर दी है, इनको याद रखिएगा। बारदौली विजय फेमस रचना है, कई बार पूछी जाती है। अच्छा, प्रणभंग पूछी जाती है। रेणुका पर स्टार लगाएगा, पूछी जाती है रेणुका। हुंकार भी कई बार पूछी गई है। अच्छा, रसवंती भी कई बार पूछी गई है, ठीक है ना। अच्छा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। और एक और चीज के बारे में याद रखिएगा, सन याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई किसी भी क्लास में मैंने समर्थन नहीं किया कि आप सन याद करें, क्योंकि पूछी नहीं जाती। सन कब पूछी जा सकती है? या तो पहली महिला हो, पहला कवि हो, इंग्लिश के लिए पहला दिया गया हो, पहला हिंदी के लिए दिया गया हो, कुछ विशेष हुआ हो उस सन में, तब सन पूछी जाती है, अन्यथा सन नहीं पूछी जाती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं साहब। देखो, ये गद्यांश आपको दिया है। अच्छा, ये गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को मैं सबसे आखिर में कराऊंगा, तब तक इन प्रश्नों के बारे में बताइएगा। इन प्रश्नों का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, दीपावली। दीपाली, अच्छा दीपावली नहीं है, दीपाली है, किसी लड़की का नाम है। दीपाली बहुत सुंदर लड़की है। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण, मतलब विशेषण नहीं भाई, प्रविशेषण पहचानना है। मतलब विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो शब्द आपके विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो सब विशेषण की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? वो प्रविशेषण कहलाते हैं। याद रखिएगा। हाँ, दीपाली होगा विशेषण, बहुत होगा, सुंदर होगा, लड़की होगा। देखिएगा, यहाँ पर अगर दीपाली की बात करी जाए गुरुजी, ये तो करता है, क्या है? करता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर क्या है? दीपाली है। तो यहां से सुंदर तो हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा? सुंदर तो विशेषता बता रहा है, संज्ञा है सर्वनाम की, तो ये तो विशेषण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विशेषण। लेकिन गुरुजी जरा मैं थोड़ा सा इस ध्यान से इस वाक्य को पढ़ता हूं, तो सुंदर तो है, सुंदर में भी बहुत सुंदर है, तो सुंदर की भी विशेषता बता रहा है बहुत नामक शब्द, बहुत बता रहा है, तो बहुत को कहेंगे हम प्रविशेषण। क्या कहेंगे? प्रविशेषण इसको कहा जाएगा, याद रखिएगा। आगे आइएगा। देखो, यहां पर मैंने कुछ जानकारी भी दी है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। विशेषण किसको कहते हैं मैंने बताया है। अच्छा जी, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की ही विशेषता बताता है, याद रखिएगा। इनके अलावा और किसी की विशेषता नहीं बताएगा। आगे आइएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से अम्बुद शब्द का समानार्थी बताना है। अम्बुद शब्द का समानार्थी क्या होगा? अम्बुद शब्द का समानार्थी
कमेंट बॉक्स में बताइएगा अम्बुद शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो मैंने आपको कहा है कि जल के पर्यायवाची में जा जोड़ देने से किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, कमल के। जा का अर्थ यहाँ पर क्या है, उत्पन्न होना है अर्थात जन्म लेना। जो जल में जन्म लेता है क्या कहलाता है, कमल। लेकिन रुक जाइएगा, शंख भी होता है। क्या होता है, शंख भी होता है। मछली को भी हम कहते हैं, किसको कहते हैं, मछली को भी कहते हैं जो जल में जन्म लेती है। स्टार बनाइएगा। अगर जल के पर्यायवाची में आप दा जोड़ दोगे, जल देने वाला, जल कौन देता है, याद रखिएगा जल को देने का काम करता है बादल, ये बादल के पर्यायवाची बनते हैं। अगर आप जल के पर्यायवाची में धी जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे, धी, जल को धारण करने वाला, धी का अर्थ क्या होता है, धारण करने के लिए, तो जल को धारण करता है आपका समुद्र। क्या करता है, समुद्र धारण करता है, याद रखिएगा। अच्छा देखिएगा यहाँ पर अम्बुद, गुरुजी पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ दिया है अंतिम में, पानी देने वाला, पानी कौन देगा, गुरुजी बादल देगा, तो इसका अर्थ निकलता है बादल। क्या निकलता है, बादल। अब बादल के पर्यायवाची हमको चुनने हैं, आ गया ये। देखो प्रमोद, मतलब देखो यहां पर भी दा जोड़ा गया है, देने वाला, जल देने वाले को बादल कहते हैं, बादल का पर्यायवाची एक तो ये है। और घनश्याम, घनश्याम के यहां पर दो अर्थ निकलते हैं। एक तो इसका अर्थ निकलता है बादल, क्या निकलता है, बादल। और एक इसका अर्थ निकलता है भगवान श्री कृष्ण, दो अर्थ इसके निकलते हैं। तो यहाँ पर घनश्याम का अर्थ बादल भी है, तो सटीक पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इसका पर्यायवाची बैठता है। अच्छा आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जाते हैं, गेट नॉक करते हैं, वो कहते हैं अंदर से आवाज आती है, कौन, तो यहां से कृष्ण भगवान कहते हैं हम घनश्याम। तो राधा जी कहती हैं तो बरसों कित जाए। अगर राधा जी कहते हैं अगर तुम घनश्याम हो, अर्थात जानबूझकर अर्थ गलत निकाला जाता है कि अगर तुम बादल हो तो कहीं पर जाकर बरस जाओ, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता था, वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर जानबूझकर सामने वाले की बातों का अर्थ गलत निकाला जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति। आगे आते हैं साहब, देखिएगा यहां पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि देखिएगा, अच्छा अम्बुद के समानार्थी प्रमोद होगा और घनश्याम होगा, बिल्कुल। जलधि, जलधि, देखो जल, जल में, जल के पर्यायवाची में धी जोड़ दिया, जल को धारण करने वाला, जल को धारण कौन करता है, समुद्र करता है, याद रखिएगा। इसको पारावार कहते हैं, समुद्र कहते हैं, सागर भी इसको कहते हैं, जलधि इसको कहते हैं, जल निधि इसको कहते हैं, सीमा इसको कहते हैं, हद के नाम से भी ये जाना जाता है। अविचल, अविचल किसको कहेंगे साहब, अविचल के समानार्थी देखिएगा अटल, जो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, अडिग कहेंगे इसको, स्तर कहेंगे, अचल भी इसको कह सकते हो। किदवंती, किदवंती पर स्टार लगेगा, अक्सर पूछा जाता है किदवंती का अर्थ क्या है, देखिएगा अफवाह कहते हैं, क्या कहते हैं, किदवंती अर्थात झूठ, मिथ्या, अफवाह। अच्छा गप, जनश्रुति या फिर जन प्रवाद कह सकते हो, झूठ इसी को कह सकते हो, मिथ्या इसी को कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा आगे चलिएगा, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। इस पंक्ति में अलंकार बताना है, अलंकार कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा सभी के सभी लोग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो आग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अंतिम में नाग का प्रयोग हुआ है, अंतिम में तुक मिल रहा है, अंत में तुक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, किसी काव्य की पंक्ति में अंत में अगर तुक मिलता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है आपका अनंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है, अनंत्यानुप्रास। ये कुछ नहीं है, ये अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। देखिएगा यहां पर समझिएगा, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर करिए। देखो यहां पर मैंने कुछ जानकारी दी है, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर करिए और थोड़ा सा समझिएगा। देखो जी हाँ भाई बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सटीक जानकारी दी है, बिल्कुल मैं यही बताने वाला था। देखिएगा बिल्कुल मैंने, अच्छा देखिएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के ना 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। एक होता है छेका अनुप्रास, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति मात्र एक ही बार हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा छेका अनुप्रास अनुपात, ठीक है ना। अच्छा जी, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्या मतलब नाम से ही पता चल रहा है गुरुजी, वृत्त के समान जहां पर लगातार आवृत्ति होती हो, वृत्त्यानुप्रास होगा। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी खिलाई, तो क्या हो जाएगा गुरुजी, चटनी खिलाई। पूरे काव्य की पंक्ति में चावर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। लाटा, अब देखो इस नाम से क्या पता चल रहा है कि सभी अलंकारों में दबदबा इसी का होगा। लाठा मतलब कोई लठ लेकर खड़ा है। अच्छा, जहां से पूरे के पूरे शब्द युग्म की आवृत्ति हो जाए, किसकी आवृत्ति, शब्द युग्म की
आवृत्ति हो जाए, लेकिन किस अर्थ में? समान अर्थ में। समान अर्थ में आवृत्ति हो जाए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर भी लाटानुप्रास होगा, सुत्यानुप्रास। इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है या तो सुत्या या फिर अनंत्या, इन दोनों से ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। सुत्या की अगर बात करी जाए तो अगर मैं कहूं मुख के किसी एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या अगर किसी काव्य की पंक्ति में अधिकतर हो तो वहां पर होता है सुत्यानुप्रास। जैसे अगर आप कंठ की बात करो तो किसी काव्य की पंक्ति में अगर कंठ के द्वारा बोले गए वर्णों की संख्या अधिकतर है, सुत्या हो जाएगा। अगर तालु के द्वारा बोले जाते हैं, तालु के द्वारा बोले जाने वाले कोई अधिकतर संख्या हो, सुत्या हो जाएगा। दंत मतलब कोई भी एक अंग ले लो, ओष्ठ ले लो, मूर्धा ले लो, कोई भी एक अंग ले लो, जहां से भी एक वर्ग के आवृत्ति, एक वर्ण या फिर एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति किसी काव्य की पंक्ति में हो, वहां पर हो जाएगा सुत्या। अनंत्या, अभी अभी हम इसको भी पढ़ चुके हैं। अनंत्यानुप्रास गलत भी लिखा हुआ है, अनंत्या को सही करेंगे भाई। देखिए अनंत्या, ठीक है ना, अनंत्यानुप्रास। जहां पर किसी काव्य की पंक्ति में अंत में तुक मिले, जैसे एक बार तो यूपीएसआई में एक गाने का नाम दे दिया गया था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो यहां पर देखिएगा अंत में तुक मिल रहा है, सनम और सनम। जी हाँ, बिल्कुल अंत में तुक मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सटीक हो जाएगा अनंत्यानुप्रास अलंकार। आगे आइए, बिल्कुल ठीक हिसाब के अर्थ हेतु उचित मुहावरा बताना है। इसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा चलेगा? इसके लिए उचित मुहावरा बताइएगा। हाँ जी, उचित मुहावरे का चयन करना है। बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल ठीक हिसाब मतलब हिसाब किताब में बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करना। हिसाब किताब में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई सभी के में। तो सभी उत्तर भी बताएंगे और करेंगे। जी हाँ भाई, सभी को राधे राधे, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। देखिएगा, हाँ जी भाई, बट्टा लगाना, फूटी आंख ना बहाना, 52 तोले पाव रत्ती, भाड़े का टट्टू। अब देखो गुरुजी, बिल्कुल सही हिसाब के लिए तो एक ही मुहावरा सटीक बैठता है, 52 तोले पाव रत्ती। मतलब उसने 52 तोला तो तोल दिया, लेकिन रत्ती को भी नहीं छोड़ रहा। वह बोलता है गुरुजी पावरत्ती, पावरत्ती मतलब आदि में से भी आदि रत्ती, ठीक है ना, चलेगा मेरे को। पावरत्ती का भी हिसाब उसने रखा है। रत्ती क्या होती है? देखो ये एक प्रकार के पौधे पर लगती है, रत्ती कहते हैं आपके, जो कि जो कभी आप सुनार की दुकान पर गए हो, अब तो फिलहाल ग्राम में चीजें आने लगी हैं कि 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम से छोटी इकाई होती थी जिसको रत्ती कहते थे। क्या कहते थे? रत्ती। एक कुछ बीज टाइप का सा होता है, उसको तोलकर उसको डालकर तोला जाता है। आगे आइएगा साहब, आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे आइएगा। देखो बिल्कुल ठीक हिसाब के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? 52 तोले पाव रत्ती। बट्टा लगाना वहां पर दिया था, बट्टा लगाना अर्थात कलंक लगा देना। क्या लगा देना? कलंक लगा देना। आगे आइएगा, फूटी आंख ना बहाना, फूटी आंख ना बहाना बिल्कुल अच्छा ना लगना, फूटी आंख ना बहाना। भाड़े का टट्टू किसको कहेंगे? पैसे लेकर ही काम करने वाला क्या होता है? भाड़े का टट्टू होता है। आगे आइएगा, 11 रुपए में कितने पैसे होते हैं? प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि चयन करनी है कि कहां पर हमने गलती कर दी, कहां पर गलती विद्यमान है। पकड़ कर खींच कर लेकर आओ, कहां पर गलती है कमेंट करके बताइएगा। 11 में गलती है, कितने में गलती है, रुपये में गलती है, पैसे में गलती है। बच्चों वाला प्रश्न है, सभी को बताना है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए जी, सभी को बताइएगा। हाँ जी, देखना यहां पर देखिएगा, 11 रुपए में कितने पैसे होते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं तो मुझको रुपये गलत लिखा हुआ दिखता है। रुपये पर यहां पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपये ऐसे लिखेंगे, छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा। किसका? छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा। तो गलत कहां पर थी, गलती कहां पर थी? विकल्प नंबर सी में गलती थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे आएगा, देखो यहां पर मैंने कुछ कुछ जानकारी दी हुई है। उस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वर संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि वहां पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया था, लेकिन मात्रा छोटे ऊ की आनी चाहिए थी, याद रखिएगा। और ये दोनों के दोनों कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। अच्छा माफी चाहूंगा साहब, कंठ नहीं, ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं, होठों के द्वारा। और होठों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। आगे आना है, दिए गए विकल्पों में से ऐतिहासिक का विलोम शब्द बताना है। और देखो विलोम शब्द को जानने की मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं कि अगर
किसी तत्सम का विलोम शब्द पूछा जाए, उत्तर हमेशा तत्सम में ही करोगे। अगर किसी तद्भव का विलोम शब्द पूछा जाए, उत्तर हमेशा तद्भव में ही करोगे। याद रखिएगा, किस में? तद्भव में ही उत्तर करोगे, ये आपको जानना है। हाँ जी भाई, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐतिहासिक का विलोम शब्द होगा? अनऐतिहासिक होगा, औपचारिक होगा, अनऐतिहासिक। देखिएगा कैसे लिखते हैं। औपचारिक तो आप गलत कर दोगे, मुझको पता है, लेकिन अनऐतिहासिक को कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 17 में बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। जी हाँ, अच्छा किस किसने इसका उत्तर दिया है कमेंट करके बताइएगा। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। सब बिल्कुल बिल्कुल आप सटीक उत्तर कर रहे हो। और हाँ भाई, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसा पावन त्योहार है जिसको हमको अपने बड़े बूढ़ों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ मनाना है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर अगर देखते हैं, ऐतिहासिक का विलोम शब्द हमसे पूछा था। अच्छा जी, इसका अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनऐतिहासिक हो जाएगा, जिसका इतिहास से कोई संबंध ना हो। सटीक उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर ए वालों, बिल्कुल खुशियां मनाओ, आपका बिल्कुल सही है। सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब हो। और होली के इस पावन त्योहार पर आप पढ़ रहे हो साहब, इसके लिए सल्यूट है मेरा आपको। इसके लिए पूरी रिजल्ट गुरु टीम आपका धन्यवाद करती है। आगे आएगा, चलिए आगे चलते हैं। आगे, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा होगा? असंगत अर्थात किसी ना किसी विकल्प में गलती होगी, उस गलती को चुनना है। अच्छा, ओतप्रोत का विहीन होगा, कुपत का सुपत होगा, कार्य का अकार्य होगा, काल का सुकाल होगा। चलेगा, सटीक तरीके से बताइएगा इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सटीक है, कौन सा गलत है? माफी चाहूंगा, कौन सा गलत पूछा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या होगा? 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? 18 में बताइएगा 18 का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा। देखिएगा, अच्छा ये देखो, ओतप्रोत, विहीन, कुपत, सुपत, कार्य, अकार, ये तीनों तो गुरुजी बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, एकदम शुद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। शुद्ध मतलब कोई भी गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं विकल्प नंबर डी को देखता हूं, काल का क्या होना चाहिए था? काल कहते हैं मृत्यु को। किसको कहते हैं? मृत्यु को। काल का आपको कहना चाहिए था अकाल। क्या कहना चाहिए था? अकाल। क्या होना चाहिए? किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर आप आ जोड़ देते हो, इसका अर्थ होता है नहीं। क्या इसका अर्थ होता है? इसका अर्थ निकलता है नहीं, अर्थात ना। नकारात्मक इसका अर्थ निकलता है। आगे आएगा, देखिए यहां पर देखिएगा, काल का विलोम शब्द अकाल होगा। क्या होगा? अकाल होगा, अर्थात विकल्प नंबर डी में अशुद्धि विद्यमान थी, हमको मिल गई। अच्छा, विलोम शब्द के बारे में मैंने जानकारी दी है, एक बार पढ़ना। आगे आएगा, सुनीता जैन को उसकी उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? स्टार लगाई गया इस प्रश्न पर। व्यास सम्मान क्या है साहब? व्यास सम्मान से हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। एक चीज के बारे में जानिएगा, व्यास सम्मान जो है ना, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। इसमें जो उपहार राशि होती है 4 लाख रुपए की दी जाती है। पहली बार जो शुरू किए गए थे 1951 में शुरू किए गए थे। पहले व्यक्ति कौन थे? राम विलास शर्मा जी को पहली बार दिया गया था। किसको? राम विलास शर्मा जी को पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था। क्षमा, कागज की नाव, आम के पत्ते, कठ गुलाब। अच्छा, कौन है भाई? सुनीता जैन को उसकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? यहां पर देखना, सुनीता जैन को उनकी कृति क्षमा के लिए सन 2015 में क्या दिया गया था? ये दिया गया था व्यास सम्मान। सटीक उत्तर इसका क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। विकल्प नंबर ए वालों, बिल्कुल सटीक है आपका। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे ए कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है जी सभी का। देखिए, कागज की नाव ये लिखी गई है नासरा शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? देखो यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं जानकारी दी होगी, नहीं दी भाई, कोई बात नहीं। देखो, अगर आपसे कहा जाए सुनीता जैन की कुछ फेमस रचनाएं या कुछ प्रसिद्ध रचनाएं, ऋण फूलों सा, ये उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने कई सारी रचनाओं के बारे में जानकारी दी, जैसे फागुन जरा जरा सा, सुबह सुबह यह पक्षी, लकड़हारा, खंडर के पक्षी, अच्छा लगता है, चंपा छुआ किसने, सरसों का खेत, मेरा मन, कितने वर्षों के बाद। ये रचना अक्सर पूछी जाती है, कितने वर्षों के बाद। सुनीता जैन के द्वारा लिखी गई है। आगे आएगा, इनमें से कौन सा असुर का समानार्थी नहीं है? असुर का समानार्थी कौन सा नहीं होगा आपको बताना है। असुर, असुर किसको कहते हैं? जो रात में चलता है तो इसको रजनीचर भी कहेंगे। धनुज, निदाग्य, याग्युतान। सटीक उत्तर बताएगा। सटीक इसका सटीक उत्तर क्या होता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बताइएगा।
20 का सटीक उत्तर क्या होगा? इनमें से असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? देखिएगा, रजनीचर होता है, धनुज होता है, याग्युतान, ये सभी असुर के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर बात करी जाए आपसे निधान की, तो ये गर्मी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? निधाग्य किसका पर्यायवाची है जी? गर्मी। हाय गर्मी, जो कि अब होली के बाद पड़ने वाली है। होली से ही गर्मी शुरू हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब तो आपको कूलर, एसी की आवश्यकता पड़ेगी। ये किसको कहते हैं? गर्मी को कहते हैं। असुर के कुछ पर्यायवाची मैंने यहाँ पर दिए, जैसे अंध, अच्छा देखो, ये असुर के पर्यायवाची नहीं होंगे, माफी चाहूंगा, ये अंधकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? अंध अंधकार के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, असुर के नहीं है। अंध, तमस, अंधेरा, अंधेरा, अंधियारा, तम, तमिर, तमसी, तमिश्र, ये सभी अंधकार के हैं। कुछ महत्वपूर्ण जैसे मेघ के पर्यायवाची मैंने दिए हैं, राजा के पर्यायवाची भी मैंने आपको दिए हैं, याद रखना है, आपको आगे चलना है। अच्छा देखो, हाथी के पर्यायवाची मैंने दिए हैं आपको, रजनी के दिए हैं, सर्प के दिए हैं, बाण के दिए हैं, ब्रह्मा के दिए हैं, वृक्ष के दिए हैं। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार जितने भी आपके देवी देवता है, सभी के पर्यायवाची मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इस प्रश्न के बारे में बताएगा, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या निकलता है? क्या है भाई? निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? स्टार लगाएगा इस प्रश्न पर, अच्छी है, चलेगा। अच्छा, कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? क्या आंगन के पार द्वार, चिंता, पूर्वा, कनुप्रिया? इस प्रश्न के बारे में सटीक उत्तर बताना है। अज्ञेय जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होगी? कमेंट करके बताइएगा, कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? अज्ञेय जी की है ही नहीं भाई रचना, एक इनमें से कौन सी नहीं है? साहब क्वेश्चन में 21 का सटीक उत्तर, सटीक तरीके से उत्तर बताना है आपको। जी हाँ, देखिएगा, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा अज्ञेय जी की कौन सी रचना है। अच्छा देखिएगा, विपत्तगा है, परंपरा माफी चाहूंगा, परंपरा, कोठारी की बात, कोठरी की बात, शरणार्थी। लेकिन जो कनुप्रिया है ना, हम सभी जानते हैं कनुप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। और इनकी अन्य रचना भी मैंने यहाँ पर दी है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये सभी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। अच्छा आगे आइएगा, 8-8 आंसू रोना, 8-8 आंसू रोना। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया था? कनुप्रिया, बिल्कुल सही है भाई, डी वाला। आगे आइए, 8-8 आंसू रोना, दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है। मुहावरा, जिसको हम पूर्ण वाक्य नहीं कहते, पूर्ण वाक्य नहीं है तो इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। हमेशा मुहावरे का प्रयोग कहां पर होगा? वाक्य में इसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसको वाक्य का हिस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य का हिस्सा, इसी को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, वाक्य का हिस्सा। आगे आइएगा साहब, 8-8 आंसू रोना, बुरी तरह से पछताना, कपटी मित्र, दुख और दर्द, या फिर असफल व्यक्ति। अब गुरुजी 8-8 आंसू कोई रो रहा है तो अर्थात बुरी तरीके से पछता रहा है। क्या कर रहा है? बुरी तरीके से पछता रहा है। 8-8 आंसू रोना अर्थात बुरी तरीके से पछताना। कुछ और मुहावरे मैंने दिए हैं, देखिएगा, जैसे आंचल पसारना अर्थात प्रार्थना करना या फिर किसी से कुछ मांगना, ठीक है ना, आंचल। आंतें अकुलाना मतलब बहुत भूख लगना या फिर पेट में चूहे दौड़ना, दोनों का अर्थ एक ही है। आटे के साथ घुन भी पिसना अर्थात अपराधी के साथ निर्दोष को भी सजा मिल जाती है। आफत मोल लेना, व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। अच्छा, एक आंख से सबको देखना, सबको एक जैसा समझना, सबको एक आंख से देखना या फिर एक जैसा व्यवहार करना। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है, सभी को बताना है जी। देखो, मानव जब भी डैश के पथ पर आगे बढ़ा है तब तब उसे डैश का सामना करना पड़ा है। चलिएगा, अब आपको बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा। हाँ जी भाई, हाँ देखिएगा, मानव जब भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है तब तब उसको बाधाओं का सामना करना पड़ा है। किन का सामना है? बाधाओं का सामना। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगर आप कर रहे हैं बिल्कुल सटीक उत्तर है, विकल्प नंबर सी वालों आपका आगे आना है। यहाँ पर मैंने कुछ अलग प्रकार से जानकारी दी है आपको, आगे आना है। चलिए जी, आगे चलिए। राशि शब्द का एक, राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कमेंट करके बताइएगा, किस शब्द का एक वचन है? राशियों का, राशियां का, राशिये का या फिर राशियों? कैसे लिखा जाएगा भाई राशि का बहुवचन? हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वचन। क्या पढ़ते हैं? वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखिएगा। वचन कितने प्रकार से हो सकता है? एक तो एक वचन हो सकता है, याद रखने का। अच्छा, एक हो सकता है बहुवचन। क्या हो सकता है जी? बहुवचन हो सकता है। एक वचन जहां से किसी एक संख्या के बारे में हमको पता चले, और बहुवचन की बात करें जहां से एक से अधिक संख्या या फिर दो या दो से अधिक,
दो या दो से अधिक संख्याओं के बारे में हमको जानकारी मिले, वहां से कहते हैं बहुवचन। याद रखिएगा बहुवचन, अगर संख्या दो है ना तो दो संख्याओं के लिए द्विवचन का प्रयोग नहीं होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, हिंदी में डायरेक्ट बहुवचन होता है, आगे आना है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 की बात करें, देखिएगा यहाँ पर राशि की अगर बात करें तो राशि का बहुवचन क्या बन जाएगा, राशियां बन जाएगा। कहां पर है भाई राशियां, विकल्प नंबर बी में है। बी वालों खुशियां मनाओ, बिल्कुल सटीक उत्तर है। आगे देखो रीति की अगर बात करें, रीतियां, तिथि की बात करें, तिथियां, ये आदि शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक शब्द लिखा मैंने चिड़िया, क्या लिखा, एक शब्द लिखा मैंने चिड़िया, तो चिड़िया का अगर बहुवचन बनाना हो क्या बनाओगे, किसी भी शब्द के अंतिम में अगर आप या देखो, क्या देखो, या देखो, उसका बहुवचन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस उस या के ऊपर एक चंद्र बिंदु जोड़ देनी है, बहुवचन बन जाएगा। और चंद्र बिंदु जो है ये हमेशा किस में पाई जाती है, हिंदी की ध्वनि है, इसलिए इससे निर्मित शब्द हमेशा क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, तत्सम नहीं होंगे, बिल्कुल सटीक उत्तर है, आगे आना है। निम्नलिखित में से कौरवी बोली को किस किस भाषा से संबंधित है, कौरवी बोली किस भाषा से संबंधित है, कमेंट करके सभी को बताना है। देखिएगा कौरवी, कौरवी की अगर बात करी जाए तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, खड़ी बोली इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। किसके अंतर्गत बोली जाती है, ये बोली जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, 5 बोलियां। ट्रिक क्या बताई थी, याद है क्या सभी को, यहां पर ट्रिक देखना, ट्रिक मैंने बताई थी आपको, जैसे हम अपनी महिला मित्र को फोन करते हैं और उससे कहते हैं बाबू आपने खाना खाया, आज से नहीं पूछना है, पूछना है बाबू खाता कड़वा बेर, आज से बाबू को क्या खिलाना है, कड़वा बेर। इस बा का अर्थ क्या होगा, इस बा का अर्थ हो जाएगा ब्रिज बोली, क्या हो जाएगा, ब्रिज बोली, जो कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और इस बू की बात करें, इस बू का अर्थ क्या होगा, इस बू का अर्थ होगा आपकी बुंदेली, क्या हो जाएगा, बुंदेली। अच्छा जी आगे आइएगा। अच्छा अगर बात करी जाए आपसे इस खा की, किसकी, इस खा की, इस खा को कहते हैं खड़ी बोली, क्या कहते हैं, खड़ी बोली। अच्छा खड़ी बोली को एक और भी कहते हैं, और यही प्रश्न हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, कौरवी। इस का से क्या बनेगा, इस का से बन जाएगा आपका कन्नौजी, क्या बन जाएगा जी, कन्नौजी बनेगा, याद रखिएगा। और इस बेर से क्या बनेगा, इस बेर से बन जाएगा आपका बांगरू, क्या बन जाएगा जी, बांगरू बन जाएगा, याद रखिएगा। बांगरू को ही हम और किस नाम से जानते हैं, हरियाणवी, किस नाम से, हरियाणवी नाम से भी जानते हैं बांगरू को, जो कि हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है, खासकर नॉर्थ वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, आगे आइएगा। हाँ जी भाई। अच्छा देखो लगे में लगे, अगर आपने पश्चिमी हिंदी याद कर ली, कौन सी याद कर ली, आपने याद कर ली पश्चिमी हिंदी में बोले जाने वाली बोलियां। अगर आपको पूर्वी हिंदी में पूछा जाए, किस में पूछा जाए जी, अगर पूछता है कोई कि पूर्वी हिंदी वाली बोलियां बताइए, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, पूर्वी हिंदी में बोलियां बोली जाती हैं आपकी 3, कितनी बोलियां बोली जाएंगी, 3 बोलियां बोली जाएंगी। कौन कौन सी, बचपन में पढ़ा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अब नहीं पढ़ना, अब पढ़ना है ए फॉर अवधि, क्या पढ़ना है जी, ए फॉर अवधि। बी फॉर पढ़ना है बघेली, क्या पढ़ना है जी, बघेली पढ़ना है। सी फॉर पढ़ना है छत्तीसगढ़ी, क्या पढ़ना है जी, छत्तीसगढ़ी पढ़ना है, याद रखिएगा। आगे आइए, देखो यहाँ पर मैंने कुछ जानकारी दी है, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, जी हाँ पश्चिमी हो जाएगा, आगे आएगा। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की जानकारी है जो कि आपको जाननी है। खड़ी बोली को एक और भी कहते हैं कुछ, ये कहाँ पर बोली जाती है, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सभी यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, आगे आएगा। चलिए, भगवान बुद्ध ने संसार को डैश और डैश की शिक्षा दी है, भगवान बुद्ध ने संसार को किसकी शिक्षा दी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसकी शिक्षा भगवान बुद्ध ने दी है। चलिएगा, इस प्रश्न के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 को सटीक उत्तर क्या होगा, कौन कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सटीक उत्तर, क्या बात है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, अरे वाह जी। हाँ जी भाई, तो सभी का उत्तर ऑलमोस्ट सही आ रहा है, देखते हैं साहब। अच्छा देखना है यहाँ पर इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बताइएगा। देखो भगवान बुद्ध ने सभी को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी है, किसकी दी है, भगवान बुद्ध ने सभी को, भगवान बुद्ध ने सभी को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा एक में सत्य, एक में आ जाएगा अहिंसा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए देखो ये प्रश्न है आज का आपका होमवर्क, ये प्रश्न किसका है, क्वेश्चन नंबर 27। आप
आज का होमवर्क का प्रश्न है जो कि आपको घर से कर लेकर आना है। मैं अगर जाती तो ताजमहल दिखती, मैं अगर जाती तो ताजमहल दिखती। और एक बार फिर से आप सभी को होली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। चलेगा, आज देखो तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो इसलिए एनर्जी थोड़ी सी कम है। मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा था जानबूझकर, क्योंकि गला खराब है, गला बैठ चुका है, जुकाम हो रखा है, बुखार भी आया हुआ है। अच्छा, ये पैरासीटामोल लेकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम सभी को ये होली का पावन त्योहार इस तरीके से मनाना है ताकि कोई हमसे शिकायत ना करे। और वादा करिएगा आज साहब, एक होली वाले दिन आज आपको अपने आप से एक प्रतिज्ञा करनी है कि आस पड़ोस वालों, होली आज आप कितना भी मुझको चिढ़ा चिढ़ा कर मना लो या फिर कितना भी मुझको सुना सुना कर मना लो, लेकिन जो आने वाली होली होगी 2024 की, उस पर मैं पार्टी दूंगा। और पार्टी देने से मेरा अर्थ ये है कि सिलेक्शन वाला डीजे बजाना है साहब, सिलेक्शन वाला डीजे बजाना है। और सबसे बड़ी बात, होली की पार्टी 2024 की सिलेक्शन वाली पार्टी होगी। कौन सी पार्टी होगी? सिलेक्शन वाली पार्टी होगी। 2024 में चुनाव है, 2023 में इलेक्शन, 2023 में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। वैकेंसी बहुत आएंगी 2023 में, याद रखिएगा। 2023 सिलेक्शन वाला साल है, इतनी वैकेंसी आएंगी हद से ज्यादा। यूपी पुलिस की लगभग 40,000 के करीब वैकेंसी सामने खड़ी है। वीडियो की परीक्षा होने वाली है, जूनियर असिस्टेंट के कुछ नए पद आने वाले हैं, पीसीएस के पद आ चुके हैं। अच्छा, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है 826 की। और पेट के थ्रू भी गन्ना पर्यवेक्षक, ट्यूबवेल ऑपरेटर, बहुत सारी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं। याद रहे, लेखपाल की कुछ 8,000 के करीब वैकेंसी नई आने वाली है, जो कि पीईटी 2022 के अंतर्गत होगी। बहुत सारी परीक्षा है, इन सभी में हमको एक सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए? मात्र एक सीट चाहिए। चलेगा जी हाँ, आशा करता हूं कि आप इस होली के इस पावन त्योहार को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। चलेगा, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास से मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हैप्पी होली। धन्यवाद सभी का।